यही पहले 2 चैप्टर होते हैं ऑप्टिक्स वाला पूरे ब्रांच, अर्थात चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। ये दोनों ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने आप सभी को बता भी दिया है प्यारे बच्चों की हर एक चैप्टर कितने कितने नंबर का है। जैसे ये चैप्टर है तो ये 15 से 20 नंबर आपको दे करके जाएगा, ठीक है, 15 से 20 नंबर देकर के आपको जाएगा, इसलिए ध्यान रखें कि इसका वेटेज कितना है। जैसे इसके पहले वाला चैप्टर चैप्टर नंबर 9 25 से 30 नंबर देकर के जाएगा। तो ये चीज़ें महत्व रखती हैं नंबर की, आप उस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम आने वाला है, मतलब फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम होगा। जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा हमारे मन में डर बैठता जाएगा। प्यारे साथियों, एक बात हमेशा मन में बिठा के रखना, हर एक उस व्यक्ति के अंदर डर बैठा होता है, फोबिया जो बोलते हैं ना, डर को, हर एक इंसान के अंदर अलग अलग डर होता है, ठीक है, हर इंसान डरता है। और अगर एग्जाम प्रिपरेशन की बात हो तो वो टॉपर हो, कितना भी कॉन्फिडेंट लड़का हो, हर कोई डरता है कि हमारे कहीं नंबर कम ना आए, कहीं हम फेल ना कर जाएं। ऐसी भावनाओं से सभी ग्रसित होते हैं, लेकिन जीत कर वही जाता है जिसका आत्मविश्वास प्रबल होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल भी डरना नहीं है और एक एक स्टेप हमारे साथ सीखते हुए चलना है। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी मेरे छोटे भाई बहनों का स्वागत करता हूं आज की इस शानदार क्लास में। मेरे साथ हैं दीपी कुमारी जी, सत्यवर्धन जी, राजेश जी, अमन जी, सागर जी, रानी कुमारी, लक्ष्मण, मंजीप और अंकेश, पंकज, खुशबू कुमारी, रानी कुमारी, शुभम, सुजीत, तनिषा कुमारी, सुप्रिया कुमारी, नितेश कुमार यादव, आसिफ, अभिषेक पटेल, MD सलमान, शशांक कुमार मिश्र और ऐसे ही विपिन, चंदन कुमार, चंद्रशेखर, विद्या, तन्वी, हमारे सभी छोटे भाई बहन और भी बहुत सारे हैं जो अभी क्लास में आ ही रहे हैं। उन सभी को स्वागत है आज की क्लास में। और क्षमा थोड़ा सा चाहूँगा, 3-4 मिनट क्लास लेट हुई। एक बच्चे लिख रहे थे, मैं कमेंट पढ़, मतलब नाम नहीं पढ़ पाया, बट बच्चे का कमेंट ये था कि सर मैं आपकी क्लास का इंतजार कर रहा हूँ और आपकी क्लास आते ही मेरे मन में, मेरे होठों पे एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। ठीक वैसा ही प्यारे साथियों मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है। मैं जब ये शाम की क्लास होती है तो मेरे मन में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, यहाँ तक कि मैं 11वीं की क्लास जब पढ़ाया करता हूँ तो मैं आप लोगों को याद कर लेता हूँ। मैं उन लोगों से बोलता हूँ कि 12th वाले स्टूडेंट से पूछ लेना, जब कभी मर्ज होकर के क्लासेस होती हैं, हिंदी की क्लास होती है, कोई मर्ज करके सेलिब्रेशन होता है, तो उसमें हम कहते हैं पूछ लेना 12th वालों से कि आनंद सर क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ना, एक अलग सा रिलेशन प्यारे बच्चों आप सभी से दिखता है। अंतिम वर्ष के आप छात्र हैं, टारगेट बोर्ड से पढ़ने के बाद अब आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से काम करेंगे। हम लोग सामने तो नहीं है, लेकिन एक प्रेम और विश्वास हमेशा बना रहेगा और ये बना रहे, बहुत अच्छी बात है। आप सभी से जो प्यार मिलता है वो अतुलनीय है, वो उसकी कोई कीमत नहीं है। और मुझे जो पढ़ाने में आप सभी को मज़ा आता है वो और कहीं नहीं मिलता। तो ये वास्तव में सत्यता है इस बात की। आपका विश्वास जो रहे वो हमेशा अटल रहे। प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है हम लोग कभी मिल पाएँ ना मिल पाएँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे नहीं मिल पाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पास पड़ोस के हैं, पटना आ जाते हैं, मिल लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भाग्यशाली होंगे जो हो सकता है टॉपर बोर्ड वेरिफिकेशन में हमसे मिल पाएँ, तो हमें भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो बड़ा अच्छा लगेगा। उनके माता पिता से मिलूंगा, बड़ा अच्छा लगेगा। ये ऑनलाइन माध्यम प्यारे बच्चों 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास होती है, लेकिन इसी में हमारे और आपके बीच ढेर सारी बातें भी होती हैं और हम लोग सीखते भी बहुत सारा है। तो हर समय तो नहीं मौका मिलता है आपसे बातें करने का, आपसे अपने विचार साझा करने का। टीचर्स डे था, उसमें मैंने बहुत सारी बातें आप सभी को बताई कि मेरे जीवन का सिद्धांत क्या है, अपने विचारों को कैसे पवित्र रखना है, ऐसी सारी बातें होती हैं। और आपके माता पिता जी भी मुझे देखते होंगे, आप बताते भी होंगे कि ये सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, सर अच्छा पढ़ाते हैं, सर गंदा पढ़ाते हैं, सर गलती करते हैं, सर बहुत सारी बातें। लेकिन इन्हीं सब के बीच में आपकी मैं सभी अच्छाइयों को उठाता हूँ जो आप मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कल की क्लास यूट्यूब पर हुई थी और आज फिर से एप्लीकेशन के भीतर क्लासेस चल रही हैं। तो शिक्षा के साथ साथ अच्छे विचार और संस्कार होना हमारे जीवन का सबसे प्रमुख अंग है, हमेशा से मैंने ये बात कही है, इसीलिए मैं थोड़ी बहुत बातें आप सभी से कर भी लेता हूँ। एक बड़े भाई के नाते हो सकता है किसी को बुरा लगे कि सर पढ़ाने से पहले थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं, कभी कभी तो कुछ ज़्यादा ही बात करते हैं। मेरे बच्चों, यही एक समय है आप सभी से बात करने का, यही कोई मैं अलग से बात कर नहीं कर सकता कि क्लास खत्म होगी तब बात करेंगे, नहीं, यही होता है समय जिसमें हम आपसे कुछ 2-4 बातें कर लेते हैं, तो मेरे भी मन को शांति मिल जाती है। ऑफलाइन में होता है स्टूडेंट का प्यार सामने दिखता है, अब ऑफलाइन खुला जहानाबाद में 200-300 बार फोन उठा उठा के सेल्फी लेना, है ना, तो बच्चों का प्रेम था, मतलब कितनी बार बच्चे आए सेल्फी लेने, सब वो यादें समेट कर रखना चाहते हैं अपने पास, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्या, हर एक शिक्षक को अच्छा लगता है, यही उनका प्यार होता है और उनकी गुरुदक्षिणा यही होती है कि जब अच्छा रिजल्ट आ जाए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग मेहनत इसीलिए करते हैं कि आपके भविष्य को हम बेहतर बना सकें, ठीक है। लेकिन भविष्य को बेहतर बनाने का अर्थ, सफलता का अर्थ ये नहीं होता कि गवर्नमेंट सर्विस हो या आप बहुत पैसा कमा रहे हो, नहीं, कभी नहीं। इन बातों को अगर आप लेकर के घूम रहे हैं ना, तो जीवन में अभी आप बहुत पीछे हैं। जीवन में सबसे बड़ी सफलता यह है आपका व्यक्तित्व अच्छा हो। जिस दिन आपका चरित्र गंदा हो गया ना, जिस दिन आपका व्यक्तित्व गंदा हो गया ना, आप अपने आप को सफल कभी नहीं मानेंगे। पैसों से निराश होंगे, लेकिन अगर मन में एक अलग सी एनर्जी है, एक अलग आपका मेहनत करने का ढंग है, जज्बा है, आप किसी भी हालातों में जी लेते हैं, आपको नहीं चाहिए एसी कूलर पंखा, आप जमीन में लेट के जीवन बिता सकते हैं, आपके अंदर वो प्रतिभा है, आपके अंदर वो कौशल है, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आप दिखावे की दुनिया से बाहर हैं, तो हमेशा आप संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना, मेहनत किसी भी दिशा में करना, मेहनत खूब करना।
है ना, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं पल पल की मारा जाएगा, हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। चले, तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग सीख रहे थे तरंग प्रकाशिकी में तरंगाग्र से संबंधित बातें पढ़े थे। अब आगे और भी सीखेंगे। हमने बताया था कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या होता है, बोलो यस और नो। आप कहेंगे यस सर, आपने यही सिखाया था कि द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत हाइगेंस सर ने दिया। तो क्या हाइगेंस की प्रथम तरंगिका का सिद्धांत फेल हो गया था? तो जी हाँ, फेल हो गया था पहला तरंगिका का सिद्धांत। उन्होंने दूसरे उसी तरंग सिद्धांत में सुधार करते हुए द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया और कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन जो आगे बढ़ने का क्रम है वो तरंगों के रूप में व्याख्या न देते हुए उन्होंने द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत दिया, अर्थात उसमें तरंगाग्र शब्द को जोड़ा। क्या होता है तरंगाग्र? कल मैंने अच्छे से बताया था कि किसी माध्यम में उपस्थित कण यदि कंपन की समान कला में हो तो उनको मिलाकर के खींचा गया पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। और गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया था। गुरु कुमार जी, मनीष जी, राहुल कुमार जी, आराधना जी, प्रजापति नितेश जी, सत्य कुमार यादव जी, रजत जी, श्रवण कुमार, आयशा, अनुनय जी, सभी को भाई स्वागत है। सभी का नाम ले लिए। मैं बता रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ जिन बच्चों का नाम ना ले पाऊँ, बहुत बच्चे आते हैं ना, सब लोग पढ़ते हो। चलें, तो प्यारे बच्चों, हम लोगों को पढ़ना है द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। किसका? हाइगेंस का। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में हाइगेंस सर ने क्या बताया? कल की थ्योरी सभी को पता है, रिवीजन कर लिया जाए, दोहरा लिया जाए। कल हम लोग क्या पढ़े थे? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? खाना वाना तो अभी खाना नहीं है, अभी टाइम है बहुत, अभी तो सर शाम हुई है, मोबाइल फोन लेके बैठे आपकी क्लास का इंतजार कर रहे थे। अगर इंतजार कर रहे थे वास्तव में तो दिल से प्रेम कीजिएगा भाई, सिर्फ बनी बनावटी बातों में नहीं, है ना। अगर हमें बनी बनावटी बातों में हो सकता है कहीं त्रुटि रह जाए, लेकिन बनावट नहीं होती। मैं ईश्वर को साक्षी मान के काम करता हूँ। अगर आपके लिए प्यारे बच्चों, मैंने अगर मैं कुछ थंबनेल में भी लिखता हूँ ना कि 20 सब्जेक्टिव प्रश्न चुनकर लाया हूँ, आपका पेपर हुआ होगा, एग्जाम हुआ होगा, मंथली एग्जाम, ठीक है। और मंथली एग्जाम में मैंने देखा था 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेरे 10 से 11 प्रश्न सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न फंसे थे, ठीक है। और मतलब किसी भी चीज को लेकर के तो वास्तव में रिसर्च रहती है, एनालिसिस रहती है कि अब खुदा न खास्ता बस परमेश्वर की कृपा रहे तो बस सब कुछ अच्छा होगा। बाकी मेहनत करने का जज्बा हमेशा से, जुनून जो है रगों में दौड़ता रहता है, वो आप सभी के प्रेम की वजह से। तो 10 से 11 प्रश्न फंसे थे। और वैसा ही बोर्ड एग्जाम में भी होगा बच्चों, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको जबरदस्त प्रिपरेशन कराऊंगा, ये बात सत्य है। बस हौसला जो है ना, जैसे अभी 7 घंटे की क्लास थी तो मेरे साथ लगभग लास्ट में 400 बच्चे बचे थे, 350 से 400 के बीच बच्चे पढ़े थे 7वें घंटे, अंतिम 20 से 25 मिनट में। इनके अंदर वो हौसला था, वो जज्बा था जो हमारे साथ जुड़ करके पढ़ रहे थे। मतलब वास्तव में मेरी बातों का अनुकरण किया था और रिचार्ज करा के बैठे थे। मैं ये नहीं कहता कि जो, और क्योंकि लगभग 1300 प्लस बच्चे जुड़े थे, 1300 प्लस उस दिन बच्चे जुड़े थे, 1.3 के और आगे कुछ बच्चे जुड़े थे। और मतलब उन बच्चों में ऐसा नहीं कि सामर्थ्य नहीं, सब कुछ को पसंद नहीं आया होगा, कुछ को लगा होगा कि अभी बाद में देख लेंगे सर की क्लास, और बाद में देखा भी होगा तभी व्यूज गया। तो वो चीजें जो थी तो बच्चों में, लेकिन शायद रिचार्ज नहीं किया होगा या किसी के पास कैसा भी काम आ गया होगा। तो ऐसा मैं नहीं कहता कि उन बच्चों में सामर्थ्य नहीं है या वो मुझे प्रेम नहीं करते, सभी अपने तरीके से, तो कोई भी किसी के साथ परिस्थिति हो सकती है। लेकिन ये बच्चे जो थे तो शायद इनमें से कुछ ऐसे बच्चे ही रहे होंगे जिन्होंने और बातों को नकार दिया और बिल्कुल जुड़ करके पढ़ते रहे। तो ये सभी बातें हैं, तो समझिएगा इन बातों को। मेरा उद्देश्य क्या है, कहने का अर्थ है कि आगे भी मैं सभी महत्वपूर्ण क्लासेस लूंगा, जिसमें से मैराथन क्लासेस, वन शॉट क्लासेस, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस, ऐसी तैयारी कराऊंगा, गेस्ट पेपर लेकर के आऊंगा जिनसे आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त होगी, डर खत्म हो जाएगा। डर नाम का शब्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो खुश होकर के जाओगे, है? रिवीजन में 1675 में न्यूटन सर ने क्या दिया था? कणिका सिद्धांत दिया था। न्यूटन का कणिका सिद्धांत आया था, जिसके बारे में मैंने अच्छे से विस्तृत चर्चा कर दी थी। कणिका सिद्धांत क्या ये फेल हुआ था? जी हाँ, इनके बताए गए निर्देशों के आधार पर फेल हुआ था। क्या? फेल हो गया था। जो नियम था वो फेल कहा गया, क्योंकि परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या हुई, लेकिन विवर्तन, व्यतिकरण, इन बातों की व्याख्या नहीं हो पाई। अच्छा, तो क्या वास्तव में प्रकाश कणों के रूप में नहीं चलता है? लेकिन बाद में जब थ्योरी आई ना वैद्युत प्रभाव की, जहां पर मैक्सवेल सर भी आए, आइंस्टीन सर लोग भी आए, वहां पर जब बात हुई ना तो ये कहा कि प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है, लेकिन उन्हें कण ना बोल करके ऊर्जा के पैकेट बोला। क्या बोला? ऊर्जा के पैकेट, जिन्हें क्या बोलते हैं? फोटान बोलते हैं। ऊर्जा के पैकेटों को क्या बोला जाता है? फोटान, जिनकी ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू। न्यू क्या है? उन फोटानों की आवृत्ति है। और एच क्या है? प्लांक नियतांक है। एच क्या होता है प्यारे विद्यार्थी जी? प्लांक नियतांक होता है। प्लांक नियतांक, नॉलेज सभी जगह से बातें लिख सकते हैं, बाद में बहुत सारी नीच पर चर्चा होगी।
तो इसीलिए प्रकाश के किसी भी हम सिद्धांत को ये नहीं कह सकते पूर्णतः गलत साबित हो गया, नहीं कह सकते कभी कि फेल हो गया तो मतलब सर क्या ये नियम नहीं प्रकाश कणों के रूप में नहीं चलता है, चलता है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जो प्रथम था फेल कर गया तो क्या वास्तव में फेल ही हो गया, नई तरंग के रूप में चलता है प्रकाश? नहीं, प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है। इसीलिए प्रकाश की प्रकृति को द्वैत प्रकृति कहा जाता है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश अपना स्वभाव अपने आप चेंज कर लेता है। जैसे हम ही को करना हो अपना स्वभाव चेंज, आप लोगों के बीच में है मौज मस्ती कर रहे हैं, कहीं पर कोई गलत काम कर रहा होगा, बिल्कुल आवेश में आकर के बात करेंगे, ए क्या काम कर रहे हो, गलत काम करने जा रहे हो, उसको रोकेंगे तो स्वभाव अपने आप चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? गिरगिट की तरह बन जाएंगे क्या? है ना? नहीं, मतलब प्रकाश के भीतर भी दो तरह का नेचर होता है, जहां पर उसे कण की तरह पर इस्तेमाल होना चाहिए वो कण के जैसा व्यवहार करता है, और जहां पर उसे तरंग जैसा व्यवहार करना चाहिए वहां पर तरंग जैसा व्यवहार करता है। इसीलिए प्रकाश की प्रकृति ड्यूअल नेचर होती है, अर्थात ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो और प्रकाश पर तो अभी भी रिसर्च चलती आ रही है, अभी भी रिसर्च चलती आ रही। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त खुद अपनी कल तस्वीर। धन्यवाद। चलो ये पढ़े थे। इसके बाद प्यारे बच्चों न्यूटन सर की थ्योरी को गलत ठहरा दिया गया, सारी बातें हो चुकी है। इसके बाद 1678 ईस्वी में क्या आए? 1678 ईस्वी में हाइगेंस सर आए। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आया, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आया, जिसमें मैंने बताया ना हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में क्या चर्चा हुई, वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस या हाइगेंस वेव थ्योरी। इसमें बताया गया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन उन तरंगों को इन्होंने क्या माना था? अनुदैर्घ्य तरंगे माना था, अनुदैर्घ्य तरंगे माना। दूसरा इन्होंने माना कि निर्वात कहीं भी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसे ईथर कहते हैं, ईथर पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जो मासलेस है, जो और क्या है, जिसपे द्रव्यमान नहीं है, जिसका कह सकते हैं घनत्व बहुत कम है। इसका घनत्व क्या है? कम है, घनत्व कम है। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा है, प्रत्यास्थता अधिक है। तो ये ऐसा पदार्थ जो है वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, लेकिन ये कल्पना बिल्कुल गलत साबित हुई। एक वैज्ञानिक थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिन्होंने इस कल्पना को भी गलत साबित करके सिद्ध कर दिया कि भैया ईथर जैसी कोई वस्तु नहीं होती, वैक्यूम है पूरा। सूर्य से पृथ्वी के बीच में ढेर सारा वैक्यूम अर्थात निर्वात है, जहां एक भी पार्टिकल नाम की चीज नहीं है। ठीक है, एक छोटे से पार्टिकल नाम का अंश है ही नहीं। ठीक है, एक पार्टिकल नाम का अंश है ही नहीं। चलिए, तो यही बातें हुई थी प्यारे बच्चों ईथर जैसी। तो क्या हाइगेंस सर को कौन और बताने आया? इनकी थ्योरी को और किसने किसने गलत ठहराया? क्योंकि इन्होंने कहा था प्रकाश की चाल कहां अधिक होती है? सघन माध्यम में अधिक होती है ना, प्रकाश की चाल सघन माध्यम में अधिक होती है। इस थ्योरी को किसने गलत साबित किया? तो फोकाल्ट वैज्ञानिक ने। किसने? फोकाल्ट वैज्ञानिक ने 1850 में। कुछ ऐसा ही इंट्रोडक्शन कल का वीडियो लेक्चर था जो कि बहुत खास था। फिर हमने तरंगाग्र के बारे में चर्चा किया था, क्योंकि प्यारे बच्चों वो जुड़ा था हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को जब गलत ठहराया गया तो हाइगेंस सर ने ही अपने ही तरंग सिद्धांत में सुधार करते हुए एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत कहते हैं। और हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत में शब्द यूज होगा तरंगाग्र का। क्या होता है तरंगाग्र? जिसको मैंने कल ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, कल ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, और उसमें यह भी बताया था कि तरंगाग्र के कितने प्रकार होते हैं, अच्छे से फिगर बना के बताया था। बोलो, टार्च जलाई थी कि नहीं जलाई थी, रॉड जलाई थी कि नहीं जलाई थी, और सूर्य भगवान को भी चमका दिया था, और चारों ओर से बताया था कि गोलीय तरंगाग्र किस प्रकार से और समतल तरंगाग्र किस प्रकार से। ठीक है, हाँ, समतल तरंगाग्र किस प्रकार से, और ठीक है वो ठीक उसी प्रकार से। यस सर, बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल सर 470 नंबर आएगा, 480 प्लस टारगेट बनाओ। अच्छा, तो यही सब बातें हो गई थी। आइए बढ़ते हैं अब जो हम लोगों को पढ़ना था। क्या? हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। अपनी कॉपी उठाओ और हेडिंग लगाओ, बाकी बातें बाद में। देखिए, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीयक द्वितीयक हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, अर्थात इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश लिखनी पड़ेगी कि चले? मुझे इंग्लिश नहीं आती है भैया। हाइगेंस सेकेंडरी, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव लेट्स, है ना? चलिए लिख देते हैं, लिख ही देते हैं। हाइगेंस हाइगेंस
ऐसे भी लिखा होगा, हाइगेंस क्या था कल, हाँ भाई मुझे क्या ना, हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, वेवलेट्स, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। क्या था द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत? अगर कॉपी में प्रश्न में यह आएगा कि द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। वैसे पूरा प्रश्न 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में प्रश्न पूरा आता है क्या कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए तथा इसकी सहायता से परावर्तन की व्याख्या कीजिए। या एक प्रश्न ऐसे भी बनता है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है, इस आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। अर्थात परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित किसी भी एक से व्याख्या करने को पूछा जा सकता है। ठीक है सर, मेरा कमेंट नहीं पढ़ते प्यारे बच्चों, सभी का कमेंट अभी पढ़ा, मैंने नाम भी लिया। फ्रेमल तथा यंग ने बताया था कि तरंग अनुप्रस्थ में चलता है, और बिल्कुल सही बात अभिषेक कुमार जी, अच्छी बात है। फ्रेनल तथा यंग ने यह बताया था कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलती हैं और वो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में नहीं चलती। ठीक है, अच्छा सर क्रैश कोर्स का बुक कब तक आ जाएगा? लास्ट अक्टूबर के पहले 25 अक्टूबर तक आपका क्रैश कोर्स का बुक लॉन्च हो जाएगा। ठीक, खुशी सिंह जी सभी का पढ़ते हैं भैया, स्नेहा वर्मा जी सर आपको घर खाना खाने आना होगा। बिल्कुल विपिन कुमार जी, चलिए आप लिखें द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के बारे में लिखें, ज्यादा बातें ना करें अब, है ना। द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है तो कैसे लिखेंगे? हाइगेंस 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 ने अपने तरंग सिद्धांत में सुधार करते हुए, अपने तरंग सिद्धांत में, तरंग सिद्धांत में सुधार करते हुए, तरंग सिद्धांत में सुधार करते हुए, तरंग सिद्धांत में सुधार करते हुए, सुधार करते हुए एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या किया? एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। जब लोगों ने कहा कि भैया प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो ये तो भाई मान ही नहीं रहे हैं, और दूसरा ईथर जैसी कल्पना को ठुकरा दिया, तो उन्होंने अपने ही सिद्धांत में सुधार करते हुए एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे जिसे द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत कहते हैं, जिसे द्वितीयक द्वितीयक मतलब दोबारा प्रस्तुत किया ना, इसीलिए नाम दे दिया गया द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। ठीक है, समझ गए, जिसे द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत कहते हैं, कहते हैं। अच्छा, अब द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत में इन्होंने क्या बातें की, कैसे कहा, आइए एक एक स्टेप करके जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट इनका, जो सबसे पहला पॉइंट ये था प्यारे बच्चों, इनका सबसे पहला पॉइंट था, क्या बताया था इन्होंने सबसे पहला पॉइंट? अच्छा एक और अच्छे से हम बना देते, हाँ एक और अच्छे से बताते हैं। इन्होंने क्या बताया, समझ रहे हैं क्या इन्होंने बताया? आइए एक एक करके पॉइंट समझते हैं। पहला एक एक करके पॉइंट। पहले इन्होंने कहा कि जो प्रकाश तरंगे हैं ना, वो किसी भी प्रकाश स्रोत से चलने वाला प्रकाश, द्वितीयक तरंगिकाएं जो माध्यम में कण होते हैं, हर एक नया कण द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में कार्य करता है। मतलब एक कण जैसे प्रकाश चला तो तरंगाग्र बना, और जो तरंगाग्र बना वो अपने चारों ओर फिर से नई एनर्जी के साथ बाहर की ओर फैलाता है, और फिर जो आगे बढ़ा वो जुड़ जाता है, एक फिर नया तरंगाग्र बनता है। फिर वो तरंगाग्र जो बना, समझो इधर एक पार्टिकल है, जैसे ही प्रकाश पड़ा माध्यम के कण में एक ऊर्जा, ये चारों ओर क्या नई ऊर्जा को प्रेषित करता है, चारों ओर ऊर्जा को फैला देता है। और जैसे अब ऊर्जा फैला तो ये ऊर्जा यहां भी गई, ये ऊर्जा, इसी प्रकार सभी कण प्रकाशित हुए होंगे, ये सभी फिर ऊर्जा फैल गई। इनका कहना था हाइगेंस का फिर ऊर्जा ऐसे फिर ऊर्जा, ये अब यहां पर जो उपस्थित कण होगा वो फिर प्रकाशित होगा। इस प्रकार से हर एक बार करते करते तरंगे जो है वो द्वितीयक तरंगिकाएं बोली जाएंगी। जिस प्रकार मान लो अब फिर ये बन गया ना, फिर ये वेव फ्रंट जो बना ये फिर ऊर्जा ले लेगा, फिर ये नई ऊर्जा प्रकाशित करेगा, तो इसको फिर, अर्थात एक के बाद जो आगे बढ़ रहा है इसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं, इनका पहला पॉइंट क्या था? किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली तरंगे, किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली या निकलने वाली तरंगे माध्यम के कणों
से टकराकर, माध्यम के कणों से टकराकर, माध्यम के कणों से टकराती हैं, या ऐसे बोल सकते हो माध्यम के कणों से टकराती हैं, माध्यम के कणों से टकराती हैं, टकराती हैं, फिर द्वितीयक तरंग के रूप में, तरंग के रूप में उत्सर्जित होती हैं, द्वितीयक तरंग के रूप में उत्सर्जित होती हैं। ध्यान से सुनते जाओ, जब मैं लिखता हूं ना तो आप अगर शब्दों को सुन रहे हो तो मतलब आपके दिमाग में एक एक बात बैठती जा रही है। तरंग के रूप में उत्सर्जित होती, ध्यान से सुनो, प्रकाश तरंग चली, प्रकाश तरंग के माध्यम में जो भी कण आए वो नए तरंग के रूप में उत्सर्जित होने के लिए आगे बढ़ चले। तो प्रकाश जैसे ही पड़ा वो हर एक माध्यम का कण नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता गया। समझो फिर इसी बात को, किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली तरंगे माध्यम के कणों से टकराती हैं, फिर द्वितीयक तरंग के रूप में उत्सर्जित होती हैं। माध्यम के कण, माध्यम के वे कण जो कंपन की समान कला में हूं, जो कंपन की समान कला में हूं, कंपन की कैसी कला में हूं, कंपन की समान कला में हूं, कंपन की समान कला में हूं, खींचा गया पृष्ठ, जो कण कंपन की समान कला में है उन्हीं को मिलाकर, अब ये शब्द मैं लिख नहीं रहा हूं कि उन्हीं को मिलाकर, केवल खींचा गया पृष्ठ, खींचा गया पृष्ठ क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। खींचा गया पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। बात समझ में आई? यह सिद्धांत क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। समझ गए होंगे काफी कुछ, ठीक है। ओके, समझ लिए? ओके, अब इनका दूसरा पॉइंट क्या था, यही तरंगाग्र की परिभाषा है, वो तो समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट इनका कहना था, आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरा पॉइंट क्या था सर? आज हाथ बना रहे हैं, है ना, क्योंकि ऐसे आप लोग समझते हैं, ये देखो दिशा निर्देश कर रहे हैं। एक दूसरा पॉइंट समझ लीजिए सर, टाइम का पता ही नहीं चलता आपके साथ, कैसे पता चलेगा? ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा कि माध्यम के कण जो होते हैं ना, जो प्रकाश तरंगिकाएं गई और माध्यम के कण एक नई ऊर्जा के साथ, नए तरंग के साथ आगे बढ़ती हैं, इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। माध्यम में उपस्थित, देखना लिखना कैसे शब्द, माध्यम में उपस्थित प्रत्येक कण प्रत्येक कण ऊर्जा सभी दिशाओं में उत्सर्जित करता है, ऐसा लिखना है। माध्यम में उपस्थित प्रत्येक कण सभी दिशाओं में तरंगे उत्सर्जित करता है, सभी दिशाओं में तरंगे उत्सर्जित करता है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब तो ये समझ गए होंगे कि द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती हैं, है ना। मतलब माध्यम के कण में प्रकाश, जो माध्यम के कण फैले हुए हैं, फिर से फील करना, आप जहां से वीडियो देख रहे हो ये समझना कि आपके सामने माध्यम बहुत सारा वायु के छोटे छोटे कण हैं, उसमें प्रकाश जैसे ही पड़ा उसमें ऊर्जा आई, वो अपने चारों ओर दिशाओं में एक नई ऊर्जा से नई तरंगों को सभी दिशाओं में फैलाया, और जो नई तरंगें सभी दिशाओं में फैली उनमें जो माध्यम के कण कंपन की समान कला में थे उनको मिलाया गया, तो एक नया वेव फ्रंट, नया तरंगाग्र बना, और यही नई तरंगिकाएं बनी जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहा गया। ठीक है, तो ये जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, ठीक है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो माध्यम में उपस्थित प्रत्येक कण सभी दिशाओं में तरंगे उत्सर्जित करता है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं, तरंगिकाएं नए प्रकाश स्रोत, द्वितीयक तरंगिकाएं नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य, ये द्वितीयक तरंगिकाएं नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करती हैं। अब इनको किसी क्षण, ध्यान सुनना, किसी क्षण इनके स्पर्शी को मिलाकर खींचा गया पृष्ठ
अभी मैं चित्र बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक चित्र बनाऊंगा, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। किसी क्षण इनके स्पर्शी को मिलाकर खींचा गया पृष्ठ, खींचा गया पृष्ठ, खींचा गया पृष्ठ तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है, तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है, तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। एक एक चीज लिख के पढ़ा रहा हूं इस वजह से, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठी रहे, एक एक बात दिमाग में बैठी रहे। ये तीसरा पॉइंट हुआ कि किसी क्षण स्पर्शी को मिलाकर खींचा गया पृष्ठ तरंगाग्र को प्रदर्शित। अब सुनो, अब असली बात तो मुद्दे की अब आई है। प्यारे बच्चों, ये है सूर्य, ये है एक सूर्य। अभी सूर्य कहाँ है सर? बनाइए सूर्य, ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य। अब सूर्य से प्रकाश किरणें सभी दिशाओं में चली, चलो रे प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की तरह तुम लोग भी चमक जाओ ना, तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। ये प्रकाश किरणें बढ़ी माध्यम के कोई कण से, मान लो जब जैसे ही आप यहां पर दिखा रहे हैं कि हम बड़ी दूर माध्यम के कणों से टकराया होगा सूर्य का प्रकाश, अरे सूर्य के प्रकाश के चलने को जैसे ही बढ़ा ना, तो कण मिल गए उसको सामने। तो वो सभी कण क्या हुए प्यारे बच्चों? मान लो यहां पर कण थे, इस प्रकार से ध्यान देना, ये इस प्रकार से ढेर सारे पार्टिकल थे, ये ढेर सारे क्या थे? पार्टिकल थे प्यारे बच्चों, ये ढेर सारे पार्टिकल थे। मैंने क्या बताया? इन दो पार्टिकल से जैसे ही प्रकाश स्रोत टकराता है, इससे अब इन कणों से सभी दिशाओं में नई तरंगें निकलती हैं। सभी दिशाओं में क्या होता है? नई तरंगें निकलती हैं, सभी दिशाओं में नई तरंगें निकलती हैं, सभी दिशाओं में नई तरंगें निकलती हैं, सभी दिशाओं में नई तरंगें निकलती। देख रहे हो कैसे तरंगें निकाल रहे हैं? हाँ गुरुजी देख रहे हैं, ठीक है। सभी दिशाओं में नई तरंगें निकलती हैं। अब ये नई तरंगें जो निकली, ये द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाई। और इनको अब जहां पर गई, जैसे मान लो यहां पर गई, यहां पर पृष्ठ से टकराई, ये वाले कण यहां पर गया, ये वाला कण यहां पर गया, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, यहां पर। अब नए कण फिर माध्यम के कण टकराए, बोलो यस और नो? यस सर। माध्यम के फिर नए कण टकराए। जब माध्यम के फिर नए कण टकराए, तो इन्हीं कणों को मिला करके एक ऐसे, इन्हीं कणों को मिला करके खींचा गया स्पर्श, कहा गया ना, किसी क्षण इनके स्पर्शी, किसी क्षण इनके स्पर्शी मिलाकर खींचा गया पृष्ठ तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। ये तरंगाग्र। सर क्या ये तरंगाग्र नहीं था? तो ये भी थे, ये वाले जो कण हैं, जो बीच वाले, ये भी तरंगाग्र ही है, ये भी क्या है? तरंगाग्र। क्या पीछे सर तरंगाग्र नहीं बना था? ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, यहां भी तरंगाग्र बना है, यहां भी तरंगाग्र बना है। ये इस प्रकार से, ये अगर मैं इस तरंगाग्र को इस तरंगाग्र को ए बी मानूं, ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, तो इसको ए डबल डैश बी डबल डैश। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, अब क्या ये तरंगिकाएं नहीं निकलेंगी? यहां से प्यारे बच्चों फिर नई तरंगिकाएं निकलेंगी, यहां से फिर अब ये कण नई ऊर्जा की तरह भात का व्यवहार करेंगे, फिर इससे नई तरंगें आगे निकलेंगी, फिर ये क्रम लगातार चलता रहेगा। ऐसे ही वेव फ्रंट तरंगें लगातार बनती रहेंगी, नई तरंगें लगातार तरंगाग्र बनते रहेंगे। समझ में आई बात? तो ये होता है, ये इनके कॉन्सेप्ट थे किसके? हाइगेंस सर के। सिंपल है। ये है प्यारे बच्चों सूर्य, जिसको मैंने माना ये सूर्य क्या है? तो एक प्रकाश स्रोत है, एक प्रकाश स्रोत है। बात समझ में आई? अगर लिखने के लिए आ जाएगा, लिख लोगे। कैसे लिखोगे? हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत को लिखेंगे इस प्रकार से कि हाइगेंस ने अपना एक तरंग सिद्धांत में सुधार करते हुए एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कहते हैं। इसमें इन्होंने क्या बताया, वो पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट बताया कि किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली तरंगे माध्यम के कणों से टकराती हैं, फिर द्वितीयक तरंग के रूप में उत्सर्जित होती हैं। मतलब जैसे ही तरंग निकलेगी तो माध्यम के कणों से टकराएगी, जैसे ही टकराएंगे तो तब जो तरंगे निकली ना, वो नई ऊर्जाओं की भांति, नई तरंगों की भांति आगे कार्य करेंगी, तो नई तरंगे उत्सर्जित होती हैं। माध्यम के वे कण जो कंपन की समान कला में हो, खींचा गया पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। कंपन की जो समान कला में है, उनको मिलाकर खींचा गया पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। फिर अगला पॉइंट, माध्यम में उपस्थित प्रत्येक कण सभी दिशाओं में तरंगे उत्सर्जित करता है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये द्वितीयक तरंगिकाएं नए प्रकाश स्रोत की तरह
कार्य करती हैं। अब प्रकाश स्रोत, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जाएगा, प्रकाश स्रोत मतलब जो नए प्रकाश स्रोत बन रहे हैं ना, ये तरंगाग्र, तो क्या है, किसी क्षण इनके स्पर्शी, किनके स्पर्शी, इन्हीं कणों के स्पर्शी, किसी क्षण इनके स्पर्शी मिलाकर खींचा गया पृष्ठ तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है, नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है, तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है, कोई दिक्कत। ओके, समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है इससे बेहतरीन आपको नहीं और समझ में आएगा, और कोई समझा पाएगा, मैं सर्व समर्थ नहीं मानता हूं खुद को, लेकिन मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर ली। समझ गए? ओके बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं। ये चीज एकदम समझ में आ गई होगी, स्पष्ट हो गया होगा। ठीक, अब बात करते हैं इनकी सफलता क्या रही और असफलता क्या थी, है ना। तो पहली बात, इनकी सफलता की कार दें, लोगों को कमियां बताने में मजा ज्यादा आता है, तो चलो पहले सफलता बताते हैं, बाद में इनकी कमियां बताएंगे कि सफलता क्या रही। सफलता प्यारे बच्चों, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से, मतलब इस सिद्धांत से या हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत से, हाइगेंस पहले लिख दो ऐसे ही, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से निम्न तथ्य सत्यापित हुए, निम्न तथ्य सत्यापित हुए। कौन से निम्न तथ्य सत्यापित हुए? क्या? पहला तो प्यारे बच्चों, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या हुई, परावर्तन की व्याख्या। दूसरी बात प्यारे बच्चों, अपवर्तन की भी व्याख्या संभव हो पाई, मतलब तरंगिका सिद्धांत से अपवर्तन की भी व्याख्या हुई, अपवर्तन की व्याख्या। तीसरी चीज, क्या व्यतिकरण को भी बता पाया? तो जी हाँ, व्यतिकरण की भी व्याख्या हुई, व्यतिकरण की व्याख्या। चौथा, क्या विवर्तन को भी बता पाया? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन इसके आगे पता चलेगा, मैं बताऊंगा भैया। व्यतिकरण के नाम पर पूरा एक टॉपिक है, विवर्तन के नाम पर पूरा एक टॉपिक है। विवर्तन की व्याख्या, डिफ्रैक्शन, इसे इंटरफेरेंस बोलते हैं व्यतिकरण को, विवर्तन को डिफ्रैक्शन। विवर्तन की व्याख्या क्या होता है बताएंगे। विवर्तन होता है प्यारे बच्चों की प्रकाश का किनारों पर मुड़ जाना, प्रकाश किनारों पर मुड़ जाता है। इंटरफेरेंस क्या होता है, कई प्रकाश तरंगिकाएं एक जगह पर मर्ज हो जाती हैं तो नई तरंग स्रोत बनती है, तो वो व्यतिकरण की घटना हो जाती है, वो भी बताएंगे। ठीक है, अब इन कार्यों में इन्हें क्या प्राप्त हुई? सफलता प्राप्त हुई। असफलता किन कामों में हुई वो लिखिए, असफलता को लिखिए, सफलता के बाद असफलता। अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक लॉजिक बता दूं जीवन का, सफलता के कारणों को पता करने से ज्यादा जरूरी यह होता है कि हम असफलता के कारणों को जानें, क्योंकि सफलता का एक ही मात्र उद्देश्य है, वो है मेहनत और एक दिशा में लगन पूर्वक की गई मेहनत। जबकि असफलता के ढेर सारे कारण होते हैं और उनमें से कोई एक भी कारण अगर आपके पास है तो हो सकता है आप असफल व्यक्तियों की श्रेणी पर ही रहें। इसलिए यह जानना आवश्यक होता है, यह जानना आवश्यक नहीं है कि हम देश में आजाद कैसे हुए थे, बल्कि यह जानना जरूरी बहुत ज्यादा है कि हम देश में गुलाम कैसे हुए थे, अर्थात हमारा देश गुलाम कैसे हुआ था। तो इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। सफलता के कारणों से जानना ज्यादा जरूरी है कि असफलता के कारण जान ले, ताकि हम असफल ना हो। ठीक है, असफलता क्या थी? असफलता इनकी बात करते हैं। असफलता में ध्रुवण के प्रकाश, असफलता में पहला पॉइंट यह है प्यारे बच्चों, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाई। प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों को अनुदैर्घ्य माना था। कैसा माना था? अनुदैर्घ्य माना था। प्रकाश तरंगों को कैसा माना था? अनुदैर्घ्य माना था। जबकि ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों में ही संभव है। जो ध्रुवण पोलराइजेशन होता है वो अनुप्रस्थ तरंगों में ही संभव होता है। अनुप्रस्थ तरंगों में संभव। और प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती है, बाद में रिसर्च में पता चल गया। दूसरा पॉइंट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हो पाई। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हो पाई, व्याख्या नहीं हुई। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि प्रकाश में वैद्युत प्रभाव भी होता है। वो किसी धातु पर अगर गिरता है
तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है। ठीक है, प्रकाश मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? उत्सर्जित करता है बच्चा पार्टी। उत्सर्जित करता है। अच्छा गुरुदेव, समझ में आ गया। तो ये असफलता थी, ये सफलता के कारण थे। अब बात हो गई हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, अगर केवल लिखने के लिए आएगा तो आप इतना लिखोगे। अब बात आती है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। हाँ, जब सर तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो तरंगाग्र बनता है, बिल्कुल तरंगाग्र बनता है और तरंगे भी उठती हैं। सर क्लास में ही याद हो गया, वेरी गुड, क्लास में याद हो गया और अगला टॉपिक भी याद ही हो जाएगा, अगला टॉपिक भी याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए अपनी कॉपी में, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर या हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस देखो जल्दी से कॉपी में, ये सो रहा है आदमी। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत पर, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, ये लिख दो, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। हेडिंग लगाओ जल्दी से, परावर्तन की व्याख्या। मुझे पता है आप लोग कहोगे सर समय हो गया, लेकिन 1 घंटा तो जब नहीं पता चला तो अगला घंटा कैसे पता चलेगा? अब आगे कोई क्लास है? हाँ, आगे कोई क्लास है सर? हाँ, समझिएगा। चलो इसकी इंग्लिश लिखो, अंग्रेजी हमारी कमजोर है, इंग्लैंड से आए 5-6 साल हो गए। बताइए भैया थोड़ा बहुत क्या हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, मतलब व्याख्या तो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट by Huygens प्रिंसिपल ऑफ द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स हो गया। हाइगेंस थ्योरी पर बेस्ड आपको प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करनी है। सर जी भूख लग गया, बहुत पीटे जाओगे, हम बता रहे हैं ना, बहुत खराब आदमी है, इतने बराबर में उठाएंगे ऐसे छोड़ देंगे, टपाक से नीचे गिरोगे, झिम टपाक ढम। देखो तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, इसमें क्या यूज होगा? तरंगाग्र यूज होगा। बहुत सिंपल है, बड़ा आसान है, एकदम दिल खुश हो जाएगा, ध्यान से समझ लो बस, फिर आगे कल बढ़ाएंगे। आज इसको पढ़ा दे, और ये मजेदार टॉपिक है, बहुत ही मजेदार है, एक मजेदार होता है ना, बहुत मजेदार टॉपिक है, मजा आ जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये है मान लो एक समतल पृष्ठ, परावर्तन की व्याख्या कर रहे हैं। ये क्या है बाबूजी? ये है एक समतल पृष्ठ, इस पर क्या आपतित होता है? तरंगे आपतित होती हैं, तरंगाग्र आपतित होता है। मान लेते हैं प्यारे साथियों कि एक तरंगाग्र जो है, तरंगाग्र ए बी, ध्यान से देखना, एक तरंगाग्र है जिसका नाम है ए बी, ये कहीं से आपतित हुआ इस पृष्ठ पर, पृष्ठ का नाम दे देते हैं जेड डैश। ये कोई समतल पृष्ठ है, ये कैसा पृष्ठ है? तो परावर्तक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है बच्चा पार्टी? परावर्तक पृष्ठ है, ये एक परावर्तक पृष्ठ है, इस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी आपतित होता है। ये प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं, प्रकाश किरणें जो हैं इस प्रकार से आ रही हैं, ध्यान से देखो। तो भाई प्रकाश किरणें जब आएंगी तभी तो ये तरंगाग्र बनेगा, सही है? देख लेना कहीं से गड़बड़ दिख रहा हो, कहिए कि सर अच्छा नहीं बना। हाँ, आप समझो, ये प्यारे साथियों क्या है, एक बना रहा हूं, अच्छे से बना रहा हूं, समझ लेना, अच्छे से बना रहा हूं। ये एक तरंगाग्र है, एक तरंगाग्र ये ऐसे आया यहां पर,
ठीक है, यहां पर आपतित हुआ, इसका नाम है AB। ये समतल पृष्ठ जेड जेड डैश पर आपतित होता है। परावर्तन की व्याख्या बड़ी आसान थी, ऐसे लिए ये आपतित हुई, ये परावर्तित हो गई, यहाँ विलंब है, खींच दिए। वो किरणें थी, लेकिन किरणें जो है वो एक बस मनगढ़ंत मैथमेटिक्स है, उस वो रियल बेस्ड नहीं है, प्रकाश किरणों के रूप में नहीं चलता है, वास्तव में नहीं चलता है। हाइगेंस ने ये बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, और ये भी कहा कि तरंगे इस प्रकार से छोटी 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 वेव बनाती, एकदम छोटी छोटी, सांप जैसा दिखता है। फिर देखो जुम 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 जुम, ये ऐसे चलता है, इसलिए इन्हें क्या माना जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट माना जाता है, इसलिए प्रकाश किरणों के रूप में दर्शाया जाता है। प्रकाश किरणों के रूप में चलता है ये हम नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन किरण प्रकाश की पूरी हम लोग रे ऑप्टिक्स जो है वो मैथमेटिक्स के रूप में पढ़ते हैं, वो एक अजम्पशन है कि प्रकाश किरणों के रूप में चलता है। यहां पर प्रकाश तरंगाग्र के रूप में आया, एक समतल तरंगाग्र AB समतल पृष्ठ जेड जेड डैश पर तिरछा आपतित हुआ। कैसे आपतित हुआ, तिरछा आपतित हुआ। जब तिरछा आपतित होगा तभी प्यारे बच्चों आप परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कर पाओगे, नहीं तो लंबवत तो ऐसे आता है और ऐसे ही लौट जाता, इसलिए तिरछा आपतित कराया गया। अच्छा, जब तिरछा आपतित होता है तो प्यारे विद्यार्थी जी यहां पर आप अभिलंब खींच सकते हैं, ये अभिलंब, ठीक है, यहां पर अभिलंब खींचा। अब इसके परावर्तन को हम दिखा पाएंगे कि ये टकराया तब ये इधर जाएगा। यहां पर भी प्यारे बच्चों तरंग गिरेगी, तरंग आई, ये यहां पर भी क्या खींचा, अभिलंब खींचा। अब ये अभिलंब यहां पर भी प्रकाश किरण आई और ये भी परावर्तित होकर के जाएगी, क्योंकि जो है तरंगाग्र में क्या है, ढेर सारी किरणें हैं, ढेर सारी किरणें, और उसमें माध्यम के कण कंपन की समान कला में, तो एक समतल प्लेट जैसी है और वो प्लेट धपाक से तिरछा आके गिरेगी। लेकिन यहां पर पता, बहुत ही संबंध एकदम समझदारी वाला है, ये वाला नहीं साथ जिएंगे साथ मरेंगे ऐसे नहीं है। ये लोग पता क्या है, ए भी तरंगाग्र तो है, लेकिन बी वाला सोचो जैसे यहां तक आया, ए वाला ढपाक से इस सरफेस पे टकरा गया, फील करना मजा आएगा। ए भी तरंगाग्र है, ए बी इस सरफेस से पहले यहां टकरा गया, बी वाला बेचारा वहां पहुंचने में टाइम लगेगा कि नहीं, यस और नो। बी वाला जितनी देर में यहां पहुंचता है, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए डैश, क्या नाम दे रहा हूं, ए डैश। जितनी देर में आया तरंगाग्र, ध्यान से देखो, मेरी ओर ही देखो, कहां देख रहा है ये, बीच बीच में किधर जा रहा है तुम ताक झाक स्टूडेंट, इधर ध्यान दो, ये समतल तरंगाग्र आया, ठीक है। अब ये वाला जो पृष्ठ है, ध्यान से देखना, ये वाला जो पृष्ठ है ये रुकेगा नहीं कि भैया तुम पहले तुम भी जाओ पृष्ठ में टकराओ तब चलते हैं, ना 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 ना, ऐसा इनका व्यवहार नहीं। इन्होंने कहा तो हम टकरा गए पहले, अब तुम टकराओगे बाद में, तो हम चल पड़े इधर। अर्थात जितने समय में बी ए डैश के पास पहुंचेगा उतने ही समय में यहां से द्वितीयक तरंगिका भी आगे निकल पड़ेगी। द्वितीयक तरंगिका भी क्या होगा प्यारे बच्चों, आगे निकल पड़ेगी, इस प्रकार से द्वितीयक तरंगिका भी आगे चल पड़ेगी ऐसे। अब आगे चल पड़ी, यहां कहीं पर पहुंचेगी, जितने समय में बी को ए डैश तक पहुंचने में लगा उतने ही समय में ए वाला टकरा करके और यहां पर कहीं पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। जब यहां पर पहुंचा तो ये तरंगाग्र जो था ना, ये वाला भाई बी वाला यहां पहुंच गया था ना ए डैश पर, अब यहां से तरंगिका आगे चल पड़ेगी ऐसे। ध्यान से सुनो, कितना अच्छा चित्र बन रहा है, मजेदार, लाजवाब। ये समझ में आएगी कहानी, तो एकदम समझ में आएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, श्योर गारंटी लेता हूं, इसकी मैं बिल्कुल श्योर गारंटी लेता हूं कि मैं एक एक चीज आपको इस पर समझा दूंगा। एक समतल तरंगाग्र ए भी आपतित हुआ ऐसे, लेकिन जब तिरछा आपतित हुआ, ए तो पहले टच हो गया, तो क्या बी वहां तक पहुंचेगा पहले, नहीं, जब टकराया ये तो बी जब यहां पहुंचा तब तक ए वाला यहां पहुंच गया, तो ये वाला पॉइंट ये ए डैश, ये बी डैश, ठीक है। वो क्या है, ये बी डैश। तो अब जो यहां से आगे तरंगाग्र बढ़ा ना, अब यहां से देखो प्यारे बच्चों, ये ए भी तो यहां भी था ना, ये ए ये बी यहां भी था, तो ये आपतित तरंगाग्र है, इसे क्या बोलते हैं, आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र। और यहां से जब टकरा करके जब प्रकाश किरण यहां पर आया, ये टकराया, ये यहां पहुंचा, अब यहां के बाद जो तरंगाग्र आगे बढ़ा है, अर्थात ए डैश बी डैश, यहां भी वही रहेगा, ए डैश बी डैश। ये कौन सा तरंगाग्र है प्यारे बच्चों, परावर्तित तरंगाग्र है, परावर्तित तरंगाग्र है, तरंग नहीं, वहां पर आपतित किरण परावर्तित किरण तेरे ऑप्टिक्स में, ये वेव ऑप्टिक्स से तरंगाग्र पढ़ेंगे, ये परावर्तित तरंगाग्र है। यहां पर सर आपतन कोण क्या बनाएगा, ये किरण क्या आपतन कोण यहाँ आई बना रही है, जी हाँ, लेकिन तरंगाग्र के लिए देखिए कोण कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। ये तरंगाग्र ए भी परावर्तक पृष्ठ से कितना कोण बनाएगा, ये वाला, ये कोण प्यारे बच्चों आई, आपतन कोण। कैसे सर आई बता दिए, ऐसे ही मान लेंगे क्या, हमने सर सुना था कि ये आप किरण जो आपतित हो रही, जैसे ये
ए वाली मान लो किरण, ये आपतित हो रही सर, और ये अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है आपतन कोण, उसे कहते हैं आई। चलो मान लिया वही आई है, वही आई है। अब ये बताओ ये किरण और ये अभिलंब ए बी, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, जल्दी से बताना। ये वाला 90 का ही होगा। अगर ये छोटू सा कोण आई है तो इतना कोण क्या होगा, 90 माइनस आई होगा। यस और नो? हाँ सर, 90 माइनस आई बचेगा। अब सोचो ई टोटल, ई वाला, भाई ये ग्रीन वाली लाइन दिख रही कि नहीं? नहीं दिख रही, रुको हम बताते हैं, तुम लोग नहीं समझोगे ना, इसे बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। हमें समझाने के लिए ना सहारा लेना पड़ता है। हाँ, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझाएंगे, काहे नहीं समझ, और अच्छे समझाएंगे। ये लो, अब समझ में आएगा, अब समझ में आया। नहीं समझ में आया? भी ज़्यादा मोटा हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही मोटा हुआ जा रहा है सर, थोड़ा सा पतला रखिए। ठीक, अब देखो हम इसको थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर वो 90 माइनस आई, ये इतना प्यारे बच्चों क्या है 90, तो अगर ये 90 माइनस आई, ये वाला केवल इतना आई ही बनेगा, तो ये आपतन कोण है आई। यहाँ पर ये ए बी ए डैश बन रहा है। अच्छा, परावर्तन कोण कौन सा? तो ये किरण गई परावर्तित, ये कोण आप लोग कहेंगे कि आर है, लेकिन प्यारे बच्चों बता दूं, जब आप हल करेंगे ना तो ये टोटल क्या है 90 है ना, ये निकलेगा ये आर, ये निकलेगा 90 माइनस आर, और ये वाला इतना जो निकलेगा वो आर निकलेगा। क्या निकलेगा? आर। तो ये क्या, कौन सा कोण हो जाएगा? परावर्तन कोण, और ये आपतन कोण। आइए इसको त्रिभुज सब कुछ हल करते हैं, तब आगे कहानी समझाते हैं। चित्र बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब चित्र बनाना आप सीख जाओगे तो आप व्याख्या लिखना सीख जाओगे। क्या लिखने हैं? देखिए मैं लैंग्वेज कैसे, जितना चित्र बनाया हूं उसी का लैंग्वेज लिख रहा हूं। माना एक समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ कौन सा? जेड जेड डैश पर, एक समतल पृष्ठ जेड जेड डैश पर आपतित, समतल पृष्ठ जेड जेड डैश पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है, तिरछा आपतित होता है, तिरछा आपतित होता है। तरंगाग्र का सिरा ए समतल पृष्ठ जेड जेड डैश से सर्वप्रथम टकराता है, सर्वप्रथम टकराता है। आप ध्यान सुनिएगा, जितने समय तरंगाग्र का सिरा बी, तरंगाग्र का नाम क्या है? ए बी, तो ए बी तरंगाग्र का सिरा बी जितने समय को नाम दे रहा हूं मैं, जितने समय टी में तरंगाग्र का सिरा बी जितने समय टी में बिंदु ए डैश तक पहुंचता है, जितने समय टी में बिंदु ए डैश तक पहुंचता है, उतने ही समय टी में तरंगाग्र का ए सिरा पृष्ठ जेड जेड डैश से टकराकर परावर्तित होकर, लिख दो, परावर्तित होकर बिंदु बी डैश तक पहुंच जाता है, बिंदु बी डैश तक पहुंच जाता है। पूरी थ्योरी वही लिख रहा हूं जो यहां पर अभी मैंने समझाया, पहुंच जाता है। अब नया तरंगाग्र कौन सा? ए डैश बी डैश, तरंगाग्र ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र कहलाता है, परावर्तित तरंगाग्र कहलाता है, परावर्तित तरंगाग्र कहलाता है। सर टाइम हो गया, अरे भैया रुको, समझ लो। क्या ये थ्योरी समझ में आ गई? किसी बच्चे को जाना नहीं? बहुत पीटेंगे, सही बता रहे हैं, हम सामने बैठे हैं एकदम, आपको देख रहे हैं, ध्यान से समझ लो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है। क्या लिखे प्यारे बच्चों? माना एक समतल पृष्ठ जेड जेड डैश पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। देखो तिरछा आपतित हुआ, मैंने समझाया। जितने समय में ए पहुंचा, आपतन कोण देखो तरंगाग्र का समतल पृष्ठ से कितना आपतन कोण आई, इस थोड़ा सा कोण समझना पड़ेगा, चित्रानुसार लिख देंगे, हल हो जाएगा। तो ए सिरा
तरंगाग्र का सिरा ए समतल पृष्ठ से जेड जेड डैश से सर्वप्रथम टकराता है, और ए बी तरंगाग्र का सिरा बी जितने समय टी में, बी सिरा जितने समय टी, हम मानते हैं कि बी सिरे को ए डैश तक पहुंचने में, ये टोटल दूरी तय करने में टी समय लगता है, तो वही लिख रहा हूं, ए बी तरंगाग्र का सिरा बी जितने समय टी में बिंदु ए डैश तक पहुंचता है, उतने समय टी में तरंगाग्र का ए सिरा, तरंगाग्र का ए सिरा जितने समय में ये यहां पहुंचा, उतने समय में ये टकरा करके यहां पर पहुंच गया बी डैश तक, तो उतने समय टी में तरंगाग्र का ए सिरा पृष्ठ जेड जेड डैश से परावर्तित होकर बिंदु बी डैश तक पहुंच जाता है। अब नया तरंगाग्र ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र कहलाता है। आज हिम्मत बांध के पढ़ लो, फिर देखना रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। समझ रहे हैं? आज घबराओ नहीं। चलो अब चित्र से चलते हैं, चित्रानुसार, चित्रानुसार, चित्रानुसार ध्यान समझना और अच्छे से समझना, ठीक है? मान लिया, माना माध्यम में प्रकाश का वेग v है, ठीक है? अगर मैं कहूं दूरी बराबर चाल गुणे समय से, दूरी बराबर चाल गुणे समय का सूत्र लगाऊं, कोई दिक्कत सर ये कहाँ आ गया? आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं कि मैथ पढ़ा रहे हैं? अरे मैथ वह तो यूज होती फिजिक्स के लिए, कहा जाता है बिना फिजिक्स के मैथ बेरोजगार है। मैथ वालों ध्यान से सुन, ठीक है? बिना फिजिक्स के मैथ बेरोजगार है। कहाँ मैथ का इक्वेशन लगाओगे? फिजिक्स में ही तो लगाओगे ना। हाँ, कंपलसरी है पढ़ना फिजिक्स है ना? अरे मैथ का बहुत बड़ा योगदान है हर फील्ड में, फिजिक्स का तो हर फील्ड में है, ये है पूरा नेचर है, लॉस ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। तो फिजिक्स से बच के कहाँ जाओगे? दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी क्या है? देखो चित्र में हम कह रहे हैं बी को ए डैश तक पहुंचने में लगा समय बराबर है, और ए को बी डैश तक पहुंचने में लगा समय बराबर है। अगर मैं बी ए डैश दूरी निकालूं, क्या बी ए डैश, तो ये बराबर चाल कितनी है माध्यम में? मैंने कहा प्रकाश का वेग v है, समय कितना लग रहा है? t, इसके बराबर आया। इसी प्रकार अगर बी ए डैश, ये तो ये हो गया बी, ये सॉरी यहां वाला बी ए डैश, बी ए डैश वाला हो गया, ठीक। अब मैं कह रहा हूं ए वाला कहां पहुंच रहा है? बी डैश तक, उतने ही समय में, उतने ही चाल से, क्योंकि ये एक ही माध्यम तो है, प्रकाश का वेग एक ही तो रहेगा, अपवर्तन की घटना थोड़ी है, इसी तरफ लौट गया है। इस वजह से क्या ए बी डैश बराबर v इंटू टी होगा। ए बी डैश बराबर, उल्टा है ध्यान देना, बी ए डैश और ये है ए बी डैश बराबर क्या? v इंटू, अर्थात हमें मिला क्या? ए बी डैश बराबर बी ए डैश बराबर v इंटू टी। सिंपल है। अच्छा सर, अब आते हैं त्रिभुज, ध्यान से देखें चित्र में त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज दो बन रहे हैं चित्र में। त्रिभुज ए बी ए डैश, ध्यान से देखो, मैं रिमोट ले लूं ताकि आपको एक एक चीज समझा सकूं। त्रिभुज ए बी ए डैश में समकोण कहां बन रहा है? बी के पास, ये वाला ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश, ये कोण आई है। कोण आई के सामने वाली भुजा लंब होती, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अगर कोण हमें आई पता चल गया है तो हम कौन सा सूत्र लगाएं? अगर हमें लंब और कर्ण की आवश्यकता हो तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अर्थात साइन आई बराबर बी ए डैश, यही भुजा है लंब की, और कर्ण ये वाली भुजा होगी क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है, तो ए ए डैश, अर्थात साइन आई बराबर लंब क्या है? तो बी ए डैश बटे में ए ए डैश, लंब बटे कर्ण, यही लिखा है। साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, अर्थात साइन आई की अगर वैल्यू लिखोगे प्यारे बच्चों तो बी ए डैश कहीं पर लिखे हुए, ये देखो बी ए डैश क्या है? v इंटू टी, तो v इंटू टी बटे में ए ए डैश मिला। इसको प्यारे बच्चों मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा दूसरा देखो, तथा यहीं पर समझा देता हूं, यहीं पर ही आपको समझा देता हूं। अभी त्रिभुज ए बी ए डैश लिया, दूसरा त्रिभुज प्यारे बच्चों ये लेना है, त्रिभुज ए डैश बी डैश ए, या कह लो ए बी डैश ए डैश, ए त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। अब जरूरी नहीं प्यारे बच्चों कि आप भी इधर ही लिखना, आप इसके नीचे भी जाके लिख सकते हो अगर कॉपी में जगह ना हो, मेरे पास जगह है तो मैं लिख रहा हूं। त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में बताओ, अब यहां पर कोण प्यारे बच्चों साइन आर, देखो कोण के सामने वाली भुजा ये पूरी क्या है? लंब है। यहां पर क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण यही ए ए डैश, और लंब क्या? बी डैश ए, या ए बी डैश बोल सकते हो। अर्थात साइन थीटा बराबर अगर लंब बटे कर्ण लिखेंगे तो साइन आर बराबर लिखेंगे ए बी डैश बटे ए ए डैश, साइन आर बराबर ए बी डैश बटे ए ए डैश। अब ए बी डैश की वैल्यू देखो, ए बी डैश यहां भी वही v इंटू टी है, अर्थात साइन आर बराबर v इंटू टी बटे में क्या? ए ए डैश,
ए डैश। अब जरा बताओ ये क्या होगा, समीकरण 2, समीकरण 2। अगर साइन आई बराबर भी बराबर वही, साइन आर बराबर भी वैल्यू वही, यहां पर लिख दो प्यारे साथियों, क्या एक चीज लिख दीजिए कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान बराबर है ना, तो क्या कह सकते हैं, जब मान बराबर है तो कहेंगे कि साइन आई बराबर साइन आर, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो क्या हाइगेंस के द्वारा क्या प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हुई, तो यहां पर लिख देंगे इस प्रकार, इस प्रकार हाइगेंस ने प्रकाश के परावर्तन की घटना को सत्यापित किया, क्या किया, सत्यापित किया। ठीक है, समझ गए। अर्थात यहां पर हाइगेंस ने परावर्तन की घटना को सत्यापित कर दिया, आई बराबर आर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, परावर्तन पूछा जाएगा या अपवर्तन पूछा जाएगा, दोनों में कोई एक घटना सिद्ध करने के लिए आएगी तो ये लिखोगे। बहुत आसान, बहुत सरल, सिर्फ एक बार समझो, चित्र को समझ लेना, याद कर लेना। मैं कहता हूं एग्जाम से पहले कुछ प्रमुख डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा। बता दूं प्यारे बच्चों, मैं आपको एग्जाम के बाद 30 डेरिवेशन ऐसे बताऊंगा, 30 डेरिवेशन जिनमें आपके 15 नंबर के जो प्रश्न होंगे ना, 5-5 वाले, 5 गुणे जो 3 करना होगा, कितने आएंगे, तो 6 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कितने होंगे, 6, जिसमें बनाना कितना होगा, 3। और अगर 3 क्वेश्चन 5-5 अंक के बना लिए तो 15 क्वेश्चन फिट ये, लेकिन 30 बताऊंगा जिनमें 6 पूछे जाएंगे, नहीं 6 तो 3 जरूर बन जाएंगे। लघुत्तरी प्रश्न क्रैश कोर्स में मैं जो दे रहा हूं, लघुत्तरी प्रश्न जो क्रैश कोर्स में दे रहा हूं वो 80 क्वेश्चन, 80 में आपके 20 क्वेश्चन फंस जाएंगे, 80 में आपके 20 क्वेश्चन क्रैश कोर्स में आ ही जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 20 में 10 ही तो बनाना होगा, तो 10 तो उड़ा देना, 10 उड़ा देना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 400 हैं, लगभग 400, जिसमें से 70 आएंगे। 70 में आपको कितने बनाने हैं, 35 इन्हीं 400 के ही क्वेश्चन होंगे। अर्थात हम लोगों की पूरी टीम की ये प्यारे बच्चों तैयारी है कि क्रैश कोर्स की जो बुक है उसे इतना अच्छा बनाओ ताकि हमारे विद्यार्थियों को टारगेट बोर्ड के लाडलों को, ठीक है, लाडलों को, लाडली को हम कहां तक पहुंचा सकें, टॉपर की रैंक्स तक पहुंचा सकें। हर कोई टॉपर तो नहीं होगा, टॉपर 2, 4, 10, 20, 5 रैंकिंग में आएंगे, लेकिन 90% प्लस, ठीक है, 95% प्लस इस श्रेणी में हम लोग जाकर खड़े हो जाएं। एक ही सपना है, यही सपना बुनने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। विद्यार्थियों इसमें सपोर्ट पूरा चाहिए, बस मन लगा करके पढ़ाई करते रहना, हिम्मत जब जब डोले ना तो सपनों को याद कर लेना, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना। आज का मोटिवेशन, आज की आपकी बातें, आज की मेहनत कल आपके लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। ये नहीं समझना कि आज मेहनत क्या, अभी तो बहुत समय पड़ा है, नहीं, ये आपको कमजोर बना रहा है। इस ताकत को समझो। नींद आए आंखों में पानी के कंछे मारो, आंखें गड्ढे में चली जाएं, ये आंखें जो है ना गड्ढे में घुस जाने दो, लेकिन पढ़ना में समझौते नहीं होंगे। पढ़ाई में कोई समझौता नहीं। बुआ फूफा मौसी के घर शादी होने दो, हम नहीं जाएंगे। इस नवंबर दिसंबर शादी में दूर रहना। जनवरी फरवरी खूब शादियां की, खूब अच्छे से घूमे फिरे, लेकिन अब नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर है। अर्थात 3 से 4 महीना अपनी पढ़ाई को फोकस करना और आनंद गुरु जी के साथ हर एक सब्जेक्ट को बस अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर लो, क्योंकि 12th में फिर हम आपसे मिलेंगे 2025 में। मुझे भी मिलने का बड़ा शौक है, जो कहोगे वो करूंगा, जैसे कहोगे वैसे क्लासेस लूंगा। सर 12 घंटे के लीजिए, सर 8 घंटे के लीजिए, सर 10 घंटे के लीजिए, सर 1 शॉट लीजिए, जो कहोगे वैसा लेकर के क्लास आऊंगा। लेकिन बस आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है, अर्थात हिम्मत आपको नहीं हारनी है, हमको तो हारने आप नहीं दोगे। तो बस विदा लेता हूं, खुश रहे, मस्त रहे, मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।